सभी शिक्षक साथियों को जय हिंद। मैं सुरेश सुके, व्याख्याता राजनीति विज्ञान, शासकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय सुकमा, जिला सुकमा, छत्तीसगढ़। उपचारात्मक शिक्षा के संबंध में मैं अपने विचार व्यक्त करना चाहता हूँ। कोविड-19 के समय विगत 2 वर्षों में स्कूलें बंद हो गई, जिसके परिणाम स्वरूप बच्चों का शिक्षकों से संबंध टूट गया, जिससे बच्चों का जो शिक्षा है वो प्रभावित हुआ है। एक कुशल शिक्षक विभिन्न शिक्षण विधियों तथा परीक्षण, निरीक्षण और वार्तालाप के आधार पर शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े व कमज़ोर बच्चों की आकलन करके कठिनाइयों का पता लगाकर उनको उपचारात्मक शिक्षण के द्वारा कठिनाइयों को दूर करके विद्यार्थियों की सीखने की क्षमता में वृद्धि करता है, सामान्य बालकों की श्रेणी में लाने का प्रयास करता है। छात्रों की नियमित अशुद्धि को दूर करने के लिए शिक्षाक्रम व्यवस्थित किया जाता है। मान लीजिए कक्षा 12वीं विषय राजनीति विज्ञान में अध्याय 1 में शीत युद्ध में किसी छात्र को क्यूबा का मिसाइल संकट के अभ्यास के किसी प्रक्रिया में नियमित रूप से भूल होती है, तो इसका उपचार केवल बार बार आवृत्ति से ही संभव नहीं है, वरन उसमें समझ का अभाव है। अतः समझ विकसित करना चाहिए। उपचारात्मक शिक्षा में हमें बच्चों की सीखने की प्रक्रिया में आने वाली कठिनाइयों का पता लगाना होगा। कठिनाइयाँ दूर होते ही बच्चों की प्रगति आरंभ हो जाती है। तत्पश्चात छात्र के व्यक्तिगत विकास पर बल देना चाहिए। उपचारात्मक शिक्षण हमारे अच्छे शिक्षण का आवश्यक और महत्वपूर्ण अंग है। हमारे उपचारात्मक शिक्षण के उद्देश्य क्या होंगे? तो इसके उद्देश्य इस प्रकार होंगे। पहला, छात्रों के व्यवहार के द्वारा सीखने की अधिगम संबंधी त्रुटियों को हम दूर करेंगे। उद्देश्य 2, उत्तम भाषा का प्रयोग एवं क्षमता प्रदान करेंगे। उद्देश्य 3, समय व शक्ति का संरक्षण करेंगे। उद्देश्य 4, मंद बुद्धि के बालकों में आत्मविश्वास बढ़ाएंगे। उद्देश्य 5, व्यक्तिगत भिन्नता के आधार पर पाठन कराना। समूह में विभाजित कर शिक्षण की व्यवस्था करेंगे। विद्यार्थी को प्रेरित व प्रोत्साहित करते रहेंगे। उद्देश्य 6, प्रत्येक सप्ताह छात्र की प्रगति का जांच करेंगे। उद्देश्य 7, छात्र में यदि दोष दिखाई दे तो उन्हें प्रदर्शित नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे बच्चों में हीन भावना जागृत होगी। यह हीन भावना का प्रभाव बच्चे की अधिगम पर भी पड़ेगा। उद्देश्य 8, विद्यार्थियों की बुरी आदतों को दूर करने तथा अच्छी आदतों को अपनाने में उपचारात्मक शिक्षा मददगार होगी। उद्देश्य 10, उपचारात्मक शिक्षण में समय, परिस्थितियाँ, वातावरण का भी ध्यान रखा जाए। उपचार हेतु दंड आवश्यक नहीं है। प्रेम व सहानुभूति के साथ उपचारात्मक शिक्षण देना आवश्यक है। उपचार हेतु व्यक्तिगत एवं सामूहिक विधि का प्रयोग करेंगे। पीएलसी ग्रुप का गठन और प्रति सप्ताह बैठक में शिक्षकवार, विषयवार, विद्यार्थीवार और कठिनाईवार प्रगति की समीक्षा करेंगे तथा शिक्षक द्वारा अपनाई गई रणनीति की समीक्षा करेंगे। प्रत्येक विद्यार्थी की प्रगति का मोटा मोटा किंतु संक्षिप्त रिकॉर्ड रखा जाएगा। विद्यार्थियों की उपलब्धि में क्या कमी थी, दूर करने के लिए क्या गतिविधि रखी गई, विद्यार्थी सीख सके या नहीं, सुधार कार्य किया गया कि नहीं, इन सारी बातों को ध्यान में रखा जाएगा। समस्त विद्यार्थियों की काउंसलिंग की जाएगी। आधारभूत अवधारणा स्पष्ट किया जाएगा। रेमेडियल क्लास उन्हीं शिक्षकों द्वारा सामान्यतः ली जानी चाहिए जिन शिक्षकों द्वारा कक्षा में अध्यापन कार्य कराया जाता है। उन्हें यह पता रहता है कि किस विद्यार्थी का स्तर क्या है तथा किस टॉपिक पर उन्हें क्या समस्या है। रेमेडियल क्लास में प्रति सप्ताह पढ़ाए जाने वाले टॉपिक्स, चैप्टर का उल्लेख करते हुए टाइम टेबल बनाया जाना चाहिए। प्रत्येक विद्यार्थी हेतु रेमेडियल क्लास की प्रत्येक विद्यार्थी की एक कॉपी बनवाई जानी चाहिए। जो शिक्षक अध्यापन कराएंगे प्रतिदिन का दिनांक कॉपी में अवश्य डलवाएं। विद्यार्थियों को प्रैक्टिस हेतु गृह कार्य दिया जाना चाहिए। ग्राफ, चित्र, मॉडल आदि का प्रयोग करके दिखाना चाहिए। वर्कशीट तैयार कर उसमें खूब अभ्यास करवाना चाहिए। प्रतिदिन उपचारात्मक शिक्षा से संबंधित विषय पर अलग से गृह कार्य देना चाहिए और उसकी नियमित जांच करना चाहिए। विद्यार्थियों का प्रति सप्ताह टेस्ट लिया जाना चाहिए और उसका रिकॉर्ड रखना चाहिए। निरीक्षणकर्ता विद्यार्थी की कॉपी देख करके रेमेडियल क्लास की अवलोकन करेंगे। उपचारात्मक शिक्षण को सफल बनाने के लिए अध्यापक एवं छात्र के निकट संबंध स्थापित होना चाहिए। वार्षिक परीक्षा के प्रश्न पत्रों में 20% सरल, 60% सामान्य
और 20% कठिन प्रश्न होते हैं। निम्न स्तर का बच्चा भी उत्तीर्ण हो सके इसका ध्यान रखा जाता है तथा सामान्य छात्र प्रथम श्रेणी में और प्रतिभाशाली छात्र उत्कृष्ट अंक प्राप्त कर सके इसका ध्यान रखा जाता है। उपचारात्मक शिक्षण हेतु महत्वपूर्ण बातें। प्रत्येक इकाईवार महत्वपूर्ण प्रश्नों की जानकारी। अब हम कक्षा 12वीं विषय राजनीति विज्ञान के अध्याय 1 इसके महत्वपूर्ण जो प्रश्न हैं इनको बच्चों को विशेष रूप से बताना चाहिए। जैसे शीत युद्ध का अर्थ, शीत युद्ध किनके किनके बीच हुआ, क्यूबा का मिसाइल संकट, शीत युद्ध की प्रकृति एवं कारण, शीत युद्ध का प्रभाव, शीत युद्ध के सकारात्मक और नकारात्मक प्रभाव, मार्शल प्लान क्या है, गुट निरपेक्ष आंदोलन, प्रारंभ में इसमें कितने सदस्य थे, वर्तमान में गुट निरपेक्ष देशों की संख्या कितनी है, उनके सूत्रपात कौन थे, गुट निरपेक्ष कायरता नहीं है, गुट निरपेक्ष अपनाए जाने के कारण लिखिए। साथ ही साथ नाटो, सीटो और सेंटो जैसे महत्वपूर्ण प्रश्नों का बच्चों को अभ्यास कराना चाहिए। इकाई 2 के अंतर्गत जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उन पर ध्यान देना चाहिए और बच्चों को इनका अभ्यास कराना होगा। इसके अंतर्गत 2 ध्रुवीयता का अंत पाठ में हम बर्लिन की दीवार, सोवियत प्रणाली क्या थी, सोवियत प्रणाली की क्या विशेषताएं हैं, सोवियत संघ के महाशक्तिशाली राष्ट्र बनने के कारण लिखिए, सोवियत प्रणाली की खामियां, लेनिन कौन थे, स्टालिन कौन थे, निकिता क्रुश्चेव कौन थे, बोरिस येल्त्सिन कौन थे, इनकी जानकारी देना, सोवियत संघ के विघटन के कारण बताइए और सोवियत संघ के विघटन के परिणाम लिखिए, शाक थेरेपी क्या है आदि महत्वपूर्ण प्रश्नों की बच्चों को जानकारी एवं उनका अभ्यास अति आवश्यक है। अध्याय 3 के अंतर्गत जो हमारा लेसन है एक ध्रुवीय विश्व व्यवस्था या समकालीन विश्व में अमेरिकी वर्चस्व, इसके अंतर्गत जो महत्वपूर्ण प्रश्न है उसमें 9/11 की घटना, प्रथम खाड़ी युद्ध, अलकायदा क्या है, ऑपरेशन इनफाइनाइट रीच, आर्थिक एवं वैचारिक स्तर पर अमेरिकी वर्चस्व एवं चुनौतियाँ, भारत और अमेरिका के मध्य मतभेद के कारण, भारत व अमेरिका के मध्य मधुर संबंध आदि महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, कंप्यूटर युद्ध, वीडियो गेम वार आदि महत्वपूर्ण प्रश्न है। इकाई 4 के अंतर्गत यूरोपीय यूनियन अध्याय में यूरोपीय यूनियन इसमें कितने सदस्य राष्ट्र है, इसमें मौलिक सदस्य कितने हैं, इनकी जानकारी बच्चों को देना होगा। यूरोपीय संघ का झंडा क्या है, आसियान क्या है, इसके उद्देश्य लिखिए, विजन 2020 क्या है, चीन द्वारा भारत पर आक्रमण के कारण लिखिए आदि महत्वपूर्ण है। इकाई 5 समकालीन दक्षिण एशिया के अंतर्गत जो महत्वपूर्ण प्रश्न है उसके अंतर्गत दक्षिण एशिया क्या है, भारत पाक विवाद के कारण लिखिए, भारत बांग्लादेश विवाद के कारण लिखिए, कश्मीर विवाद क्या है, नौमुर द्वीप विवाद क्या है, तमिल समस्या क्या है, सार्क क्या है, सार्क के उद्देश्य लिखिए आदि महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, इनका भी बच्चों को अभ्यास कराना चाहिए। इकाई 6 के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय संगठन में संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना, संयुक्त राष्ट्र संघ के उद्देश्य, संयुक्त राष्ट्र संघ के विभिन्न अंगों के नाम, विश्व शांति में भारत का योगदान, विश्व शांति में संयुक्त राष्ट्र संघ का योगदान, यूनेस्को के कार्यों का वर्णन कीजिए, संयुक्त राष्ट्र संघ में सुधार की मांग, विश्व बैंक, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के कार्यों का वर्णन आदि महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। अध्याय 7 समकालीन विश्व में सुरक्षा के अंतर्गत सुरक्षा से आशय एवं सुरक्षा की धारणाएं क्या क्या है ये बच्चों को बताना होगा। इसके अंतर्गत जो महत्वपूर्ण प्रश्न है उसमें निःशस्त्रीकरण का अर्थ लिखिए, निःशस्त्रीकरण के मार्ग में आने वाली बाधाएं लिखिए, CTBT क्या है, आतंकवाद से क्या आशय है, आतंकवाद को दूर करने के उपाय लिखिए, निःशस्त्रीकरण की आवश्यकता क्या है। इन प्रश्नों को बच्चों को विशेष रूप से बताना और उनका अभ्यास कराना आवश्यक है। इकाई 9 के अंतर्गत पर्यावरण एवं प्राकृतिक संसाधन पाठ में हम जो महत्वपूर्ण प्रश्नों का अभ्यास करेंगे उसके अंतर्गत पर्यावरण का अर्थ, पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, रियो सम्मेलन क्या है, चिपको आंदोलन क्या है, पर्यावरण प्रदूषण क्या है, इसके प्रभाव लिखिए, पर्यावरण सुरक्षा के उपाय लिखिए, ग्लोबल वार्मिंग क्या है, एजेंडा 21 क्या है, क्योटो सम्मेलन क्या है, मूलवासी का अर्थ एवं इनकी प्रमुख मांगे क्या है आदि प्रश्नों पर विशेष रूप से ध्यान देना होगा। इकाई 10 राष्ट्र निर्माण की चुनौतियाँ, इसके जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं वो इस प्रकार है जिनको बच्चों को अभ्यास कराना आवश्यक है। स्वतंत्र भारत के समय भारत में देशी रियासतों की संख्या कितनी थी, भाषा के आधार पर सर्वप्रथम किस राज्य का गठन किया गया, किस राज्य को देश में
विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त था? किस व्यक्ति के प्रयासों से रियासतों का विलीनीकरण संभव हुआ? जम्मू कश्मीर की समस्या, भारत विभाजन के समय कौन कौन सी समस्याएं उत्पन्न हुई? भारत विभाजन के क्या क्या कारण थे? राज्य पुनर्गठन आयोग 1953 की प्रमुख सिफारिशें क्या थी? इन प्रश्नों को बच्चों को विशेष रूप से बताना चाहिए और इनका अभ्यास भी आवश्यक है। इकाई 9 के अंतर्गत वैश्वीकरण पाठ में हम वैश्वीकरण का अर्थ लिखिए, उदारीकरण का अर्थ लिखिए, वैश्वीकरण के 4 आयाम लिखिए, भूमंडलीकरण के उदय के कारण लिखिए। इन प्रश्नों का अभ्यास कराना चाहिए। इकाई 11 के अंतर्गत एक दल के प्रभुत्व का दौर अध्याय में जो प्रमुख महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे उसके अंतर्गत भारत का संविधान कब लागू हुआ? भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? प्रथम आम चुनाव में सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी कौन सी थी? प्रथम आम चुनाव में किस पार्टी की सरकार बनी? निर्वाचन आयोग के कार्य लिखिए, मतदान के बदलते तरीकों का वर्णन कीजिए, ये कामराज योजना क्या थी? दल बदल की राजनीति क्या है? इकाई 12 नियोजित विकास की राजनीति अध्याय के अंतर्गत जो महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे उसके अंतर्गत प्रथम पंचवर्षीय योजना कब लागू की गई? योजना आयोग क्या है? हरित क्रांति से क्या आशय है? हरित क्रांति के सकारात्मक और नकारात्मक प्रभाव लिखिए। विकास के मॉडल पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, समाजवादी अर्थव्यवस्था और मिश्रित अर्थव्यवस्था क्या है? इसको बच्चों को बताना होगा और अभ्यास कराना होगा। नीली क्रांति, सिल्वर क्रांति, श्वेत क्रांति क्या है? इसके बारे में बच्चों को बताना पड़ेगा। अध्याय 13 के अंतर्गत भारत के वैदेशिक संबंध, इसमें जो महत्वपूर्ण प्रश्न है जिसका हमको अभ्यास कराना होगा उसके अंतर्गत विदेश नीति का अर्थ, विदेश नीति के निर्धारक तत्व क्या है, विदेश नीति के मूल सिद्धांत, लक्षण एवं विशेषताएं लिखिए, पंचशील के सिद्धांत का वर्णन कीजिए, गुट निरपेक्षता का अर्थ लिखिए, गुट निरपेक्षता कायरता नहीं है, भारत द्वारा गुट निरपेक्षता को अपनाए जाने के कारण लिखिए, भारत और चीन विवाद के प्रमुख मुद्दे लिखिए, ताशकंद समझौता, शिमला समझौता, कारगिल संघर्ष, साथ ही साथ भारत द्वारा परमाणु नीति एवं परमाणु हथियार बनाने के एवं इसके पक्ष में दिए जाने वाले तर्क का वर्णन कीजिए आदि महत्वपूर्ण प्रश्नों का हमको अभ्यास कराना होगा। अध्याय 14 कांग्रेस प्रणाली की चुनौतियाँ, इसमें जो हमारे महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे उसमें प्रीवी पर्स क्या है, गैर कांग्रेसवाद क्या है, कांग्रेस विभाजन के कारण लिखिए, दल बदल का क्या आशय है, गरीबी हटाओ का नारा किसने दिया, कांग्रेस का विभाजन कैसे हुआ, युवा तुर्क और सिंडिकेट क्या है। 1971 के 5वें लोकसभा चुनाव में श्रीमती इंदिरा गांधी एवं कांग्रेस आर के जीत के कारण लिखिए। 1967 का चुनाव राजनीतिक भूकंप के नाम से जाना जाता है, क्यों? राम मनोहर लोहिया कौन थे? जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया? अध्याय 15 लोकतांत्रिक व्यवस्था का संकट, इसके अंतर्गत जो महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे जिसका बच्चों को अभ्यास कराना चाहिए, प्रतिबद्ध नौकरशाही क्या है, नज़रबंदी निवारक निरोध कानून क्या है, लोकनायक किसे कहा जाता है, संपूर्ण क्रांति क्या है, 1969 में कांग्रेस किन कारणों से टूट का शिकार हुई आदि महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। इनको विशेष रूप से बच्चों को ध्यान दिलाना चाहिए और इनका अभ्यास कराना चाहिए। अध्याय 16 के अंतर्गत जन आंदोलनों का उदय, इसमें जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उसमें उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986, चिपको आंदोलन क्या है, नर्मदा बचाओ आंदोलन क्या है, महिला सशक्तिकरण क्या है, सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 का उल्लेख कीजिए, मंडल आयोग क्या है, दलित पैंथर्स संगठन क्या है, बामसेप क्या है, बीकेयू क्या है, हरित क्रांति क्या है, ताड़ी विरोधी आंदोलन क्या है, इनका बच्चों को अभ्यास कराना चाहिए। अध्याय 17 क्षेत्रीय आकांक्षाएं, इसके अंतर्गत जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उसमें क्षेत्रवाद का अर्थ, क्षेत्रवाद के कारण, क्षेत्रवाद को दूर करने के उपाय, इसमें पूर्वोत्तर के 7 राज्य जिनको 7 बहनें कहा जाता है, ऑपरेशन ब्लू स्टार क्या है, धारा 370 क्या है, इंदिरा गांधी की हत्या कब हुई आदि महत्वपूर्ण प्रश्नों का बच्चों को अभ्यास कराना चाहिए। अध्याय 18 भारतीय राजनीति में नवीनतम बदलाव के अंतर्गत जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उसमें गठबंधन सरकार किसे कहते हैं, एनडीए क्या है, यूपीए क्या है, संपर्क क्या है, बसपा का पूरा नाम लिखिए, बामसेप क्या है, नई आर्थिक नीति क्या है, गठबंधन सरकार के लाभ हानियाँ लिखिए, क्षेत्रीय दलों की भूमिका में वृद्धि के कारण लिखिए, गठबंधन सरकार की राजनीति क्या है, इसके लक्षण लिखिए, 1990 के बाद भारतीय राजनीति में उभरती हुई नई प्रवृत्तियों को लिखिए, 1989 के बाद की अवधि में भारतीय राजनीति के मुख्य मुद्दे क्या रहे हैं, इसका उल्लेख कीजिए। तो आदि महत्वपूर्ण प्रश्नों का बच्चों को जानकारी देना चाहिए और उन्हें विशेष रूप से अभ्यास कराना चाहिए।
उपचारात्मक शिक्षा के अंतर्गत शैक्षणिक गुणवत्ता हेतु उन्नयन योजना बनाना चाहिए। बोर्ड परीक्षा में पेपर हल करने के तरीके की जानकारी बच्चों को देना चाहिए। तीसरा, ब्लूप्रिंट के संबंध में बच्चों को विशेष रूप से जानकारी देना चाहिए, जिसका वर्णन इस प्रकार है। कक्षा 12वीं विषय राजनीति विज्ञान का ब्लूप्रिंट इस प्रकार है। अध्याय 1, अध्याय का नाम शीत युद्ध का दौर। इसमें 6 अंक निर्धारित है, जिसमें से जो प्रश्न आवंटित किए गए हैं वो इस प्रकार हैं। 1 अंक के 2 प्रश्न और 4 अंक का 1 प्रश्न, कुल 6 अंक निर्धारित हुए। अध्याय 2, 2 ध्रुवीयता का अंत। इसमें 6 अंक निर्धारित है, जिसके अंतर्गत 1 अंक के 2 प्रश्न और 4 अंक का 1 प्रश्न आएगा। अध्याय 3, समकालीन विश्व में अमेरिकी वर्चस्व। इसमें 2 अंक निर्धारित किए गए हैं। 1 अंक के 2 प्रश्न परीक्षा में पूछे जाएंगे। अध्याय 4, सत्ता के वैकल्पिक केंद्र। इसके लिए 6 अंक निर्धारित है, जिसमें से 1 अंक के 1 प्रश्न और 5 अंक का 1 प्रश्न आएगा। अध्याय 5, समकालीन दक्षिण एशिया। इस अध्याय में 4 अंक निर्धारित किया गया है, जिसके अंतर्गत 1 अंक के 2 प्रश्न और 2 अंक के 1 प्रश्न परीक्षा में पूछे जाएंगे। अध्याय 6, अंतर्राष्ट्रीय संगठन। इसके लिए 6 अंक निर्धारित किए गए हैं, जिसके अंतर्गत 6 अंक का 1 प्रश्न निबंधात्मक आएगा। अध्याय 7, समकालीन विश्व में सुरक्षा। इसके लिए 2 अंक निर्धारित किए गए हैं। 1 अंक के 2 प्रश्न पूछे जाएंगे। अध्याय 8, पर्यावरण और प्राकृतिक संसाधन। इसके लिए 5 अंक निर्धारित किए गए हैं। 5 अंक का 1 निबंधात्मक प्रश्न पूछा जाएगा। अध्याय 9, वैश्वीकरण। इसके लिए 3 अंक निर्धारित किए गए हैं, जिसके अंतर्गत 1 अंक का 1 प्रश्न और 2 अंक का 1 प्रश्न आएगा। अध्याय 10, राष्ट्र निर्माण की चुनौतियाँ। इसके लिए 5 अंक निर्धारित किया गया है। 5 अंक का 1 प्रश्न निबंधात्मक आएगा। अध्याय 11, एक दल के प्रभुत्व का दौर। इसके लिए 5 अंक निर्धारित किया गया है, जिसके अंतर्गत 1 प्रश्न 1 अंक का और 1 प्रश्न 4 अंक का आएगा। अध्याय 12, नियोजित विकास की राजनीति। इसके लिए 2 अंक निर्धारित किए गए हैं। 1 अंक का 2 प्रश्न परीक्षा में पूछा जाएगा। अध्याय 13, भारत की विदेश नीति। इसके लिए 6 अंक निर्धारित किया गया है, जिसके अंतर्गत 6 अंक का 1 निबंधात्मक प्रश्न आएगा। अध्याय 14, कांग्रेस प्रणाली की चुनौतियाँ। इसके लिए 6 अंक आवंटित किए गए हैं। इसके अंतर्गत 1 अंक का 1 प्रश्न और 5 अंक का 1 निबंधात्मक प्रश्न परीक्षा में पूछा जाएगा। अध्याय 15, लोकतांत्रिक व्यवस्था का संकट। इसके लिए 4 अंक निर्धारित किया गया है, जिसके अंतर्गत 1 अंक का 2 प्रश्न और 2 अंक का 1 प्रश्न परीक्षा में पूछा जाएगा। अध्याय 16, जन आंदोलनों का उदय। इसके लिए 4 अंक निर्धारित किए गए हैं। 4 नंबर का 1 प्रश्न इसके अंतर्गत आएगा। अध्याय 17, क्षेत्रीय आकांक्षाएं। इसके लिए 6 अंक निर्धारित किए गए हैं। इसके अंतर्गत 6 अंक का 1 निबंधात्मक प्रश्न परीक्षा में पूछा जाएगा। अध्याय 18, भारतीय राजनीति में नवीनतम बदलाव। इसके अंतर्गत 2 अंक निर्धारित किए गए हैं, जिसमें 1 अंक के 2 प्रश्न परीक्षा में पूछे जाएंगे। इस प्रकार 12वीं राजनीति विज्ञान में कुल 34 प्रश्न पूछे जाएंगे और पूर्णांक 80 नंबर का होगा। चौथा, अंक विभाजन। बच्चों को प्रत्येक प्रश्नों का अंक विभाजन के बारे में जानकारी देना चाहिए। 5वां, मेरिट विद्यार्थियों की कॉपी बच्चों को दिखाना चाहिए। 6वां, विगत 5 वर्षों के प्रश्न पत्रों का बच्चों को अभ्यास कराना होगा। 7वां, मॉडल आंसर दिखाना, जिससे बच्चों को लिखने का अभ्यास होना चाहिए। 8वां, प्रतिभाशाली बच्चों को एक ही समस्या को विभिन्न तरीकों से हल करने के लिए प्रोत्साहन देना चाहिए। ऐसे बालकों को कभी कभी कक्षा में पढ़ाने का भी अवसर दिया जाना चाहिए। ऐसा करने से उनमें आत्मविश्वास में वृद्धि होगी। प्रतिभाशाली बालकों के लिए उनकी मानसिक एवं शारीरिक शक्ति के सदुपयोग करने के लिए प्रभावी एवं आकर्षक अध्यापन विधियों का इस्तेमाल करना आवश्यक है, ताकि उन्हें उपयोगी कार्यों में व्यस्त रखा जा सके। उपचारात्मक शिक्षा किसी विषय में छात्रों की कमजोरियों, कमियों, त्रुटियों अथवा दोषों का पता लगाने की प्रक्रिया है। प्रश्न यह है कि किन छात्रों को हम उपचारात्मक शिक्षा देंगे। सामान्यतः यह माना जाता है कि विशेष बिंदु के प्रश्न को 10% या इससे अधिक छात्रों ने गलत किया, उन्हें इसकी आवश्यकता है। उपचारात्मक शिक्षण के प्रकार, पहला अभ्यास और दूसरा माध्यम। उपचारात्मक शिक्षण कई प्रकार के अभ्यासों के माध्यम से किया जा सकता है।
जिसमें पहला भाषिक माध्यम, इसके अंतर्गत उच्चारण, श्रुतलेख, अनुलेख, सुलेख, संरचना आदि का प्रयोग किया जा सकता है। बच्चों से हम अंतर बताइए कह सकते हैं, तुलना कीजिए कह सकते हैं, सही गलत की पहचान करने कह सकते हैं, रिक्त स्थान की पूर्ति करने आदि कार्य दिया जा सकता है। यांत्रिक माध्यम के अंतर्गत श्रव्य माध्यम, दूसरा दृश्य माध्यम, तीसरा दृश्य श्रव्य माध्यम, जिसके अंतर्गत प्रोजेक्टर, ऑनलाइन क्लास, यूट्यूब के द्वारा शिक्षण आदि का प्रयोग किया जा सकता है। शासकीय हाई स्कूल और हायर सेकेंडरी विद्यालयों में लर्निंग एनहेंसमेंट हेतु रेमेडियल टीचिंग यानी उपचारात्मक शिक्षा प्रशिक्षण के आधारभूत सिद्धांत इस प्रकार है। व्यक्ति केंद्रित या समूह केंद्रित उपचारात्मक शिक्षण, दोनों में ही यह सिद्धांत प्रभावशाली सिद्ध हो सकता है। पहला, शिक्षक के द्वारा अपने वाचन को आदर्श बनाना। सिद्धांत 2, उपचारात्मक शिक्षण शिक्षार्थी के वास्तविक शैक्षिक स्तर से आरंभ किया जाए, चाहे वह कोई भी कक्षा का हो। तीसरा, छात्रों के अशुद्ध उच्चारण को शुद्ध कराना। सिद्धांत 4, छात्रों को समय समय पर रेखा चित्र या अन्य प्रकार से यह बताते रहना चाहिए कि उसने कितनी प्रगति कर ली है। सिद्धांत 5, यह ध्यान में रखा जाना चाहिए कि जो अभ्यास कार्य छात्र को दिए गए हैं वे मूल प्रयोजन की संतुष्टि करे। विद्यार्थियों को उनके अभ्यास कार्य के लिए निरंतर सराहा जाए ताकि उन्हें उपयुक्त प्रोत्साहन मिलता रहे। विद्यार्थियों को दिए जाने वाले कार्यों एवं अभ्यासों में विभिन्नता हो ताकि उनका कार्य रूखा और थकावट उत्पन्न करने वाला न हो। अच्छे अनुच्छेदों का चयन कर बच्चों को वाचन कराना चाहिए। इसी प्रकार अन्य कौशलों को भी बच्चों को बताना चाहिए। कुछ विधियों को ध्यान में रखकर उपचारात्मक शिक्षण किया जा सकता है। शैक्षणिक निदान शैक्षणिक उपचार की आधारशिला होती है। दूसरे शब्दों में शैक्षणिक निदान और शैक्षणिक उपचार एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। कक्षा के सभी शिक्षार्थियों की शैक्षिक प्रगति एक समान नहीं होती। प्रत्येक अच्छा शिक्षक यह जानता है कि उसकी कक्षा के अलग अलग विद्यार्थियों का शैक्षिक स्तर क्या है, उनकी शैक्षिक स्तर की प्रगति में क्या कठिनाइयाँ हैं। विद्यार्थियों की कठिनाइयों का पता लगाने की प्रक्रिया ही छात्र की उपलब्धि में निहित कठिनाइयों को ज्ञात करने और उसके समाधान करने की क्रिया ही शैक्षणिक उपचारात्मक गतिविधि है। सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, इसमें विद्यार्थी अनेक प्रकार की गलतियां करता है जिनकी समुचित पहचान किए बिना उनमें अपेक्षित सुधार नहीं लाया जा सकता। इस दृष्टि से उपचारात्मक शिक्षा एक विशेष महत्व रखता है। उपचारात्मक शिक्षण दो प्रकार के होंगे, पहला विकासात्मक उपचारात्मक शिक्षा और दूसरा उपचारात्मक शिक्षण। विकासात्मक शिक्षण, इसमें विद्यार्थी अपने किसी विषय या कौशल में अपने ज्ञान व अनुभव से नया आयाम जोड़ता है और उत्तरोत्तर विकास करता है। निर्धारित पाठ्यक्रम के माध्यम से क्रमिक रूप से अपने व्यक्तित्व का विकास करता है। सामान्य विद्यार्थियों का कक्षा में शिक्षण विकासात्मक शिक्षण कहलाता है। दूसरा उपचारात्मक शिक्षण, कमजोर विद्यार्थियों के शिक्षण अधिगम को दूर करने के लिए दोषपूर्ण प्रभाव को दूर करने की प्रक्रिया को उपचारात्मक शिक्षण कहते हैं। हमारे उपचारात्मक शिक्षण के उद्देश्य इस प्रकार होंगे। उद्देश्य 1, छात्र के प्राप्त ज्ञान में कमियों का निराकरण करना। उद्देश्य 2, छात्र के विभिन्न कौशलों की अधिगम प्रक्रिया के दौरान त्रुटियों एवं दोषों को सुधारना। उद्देश्य 3, छात्र के समुचित दिशा में विकास का मार्ग प्रशस्त करना। उद्देश्य 4, छात्र के विशेष विषय में सीखने की आवश्यकता की अक्षमताओं को दूर करना। हमारी उपचारात्मक प्रक्रिया कैसे होगी? हमारी उपचारात्मक शिक्षण की प्रक्रिया बहुमुखी होगी। यह पता लगाए गए कारणों पर निर्भर करता है कि यह निरंतर विकासशील प्रक्रिया है, जिसमें पहला शैक्षणिक निदान के पश्चात उपचार करना, दूसरा उस उपचार की प्राथमिकता की जांच के लिए पुनः परीक्षण व निदान करना। इसलिए उपचार को प्रयोग, परीक्षण और पुनः प्रयोग की अभ्यासपूर्व प्रक्रिया भी कहा जाता है। चौथा, कक्षा में उदाहरणों का चयन, विषय वस्तु के विस्तार एवं कठिनाइयों के स्तर को भी ध्यान में रखकर किया जाना चाहिए। कोई विद्यार्थी यह नहीं चाहेगा कि उसे कमज़ोर समझा जाए और उसका उपचार किया जाए। बच्चों को यह आभास न होने दे कि उसकी उपचारात्मक शिक्षण की जांच की जा रही है। श्यामपट्ट का कार्य छात्रों के सक्रिय सहयोग से किया जाए। कक्षा में छात्रों को जागरूक रखने के लिए प्रभावी प्रश्नोत्तर विधि का प्रयोग किया जाना चाहिए। छात्रों को कक्षा में सोचने तथा तर्क करने का पर्याप्त अवसर मिलना चाहिए।
छात्रों को कक्षा में तथा कक्षा के बाद आवश्यकता अनुसार परामर्श देकर सीखने में सहायता की जानी चाहिए। कमजोर छात्रों को आगे बैठाना चाहिए। छात्रों को शुद्ध और बड़ा लिखने की आदत डाली जानी चाहिए, जिससे उनमें गणना करते समय सुविधा हो। कमजोर छात्रों के लिए मॉडल, चार्ट आदि का प्रयोग करके प्रत्ययों को स्पष्ट करना चाहिए। उपचारात्मक शिक्षण के अंतर्गत कक्षा का वर्ग बनाते समय कमजोर बच्चों को एक ही वर्ग में रखा जाए। इससे अध्यापक को बच्चों की प्रगति में सहायता मिल सकती है। कमजोर छात्रों में व्यक्तिगत परामर्श द्वारा अध्यापन संबंधी वांछनीय आदतों का विकास किया जा सकता है। उपचारात्मक शिक्षण के दौरान बालकों की रुचि बनाए रखने के लिए उन्हें पर्याप्त प्रोत्साहन देते रहना चाहिए। उपचार विधि की यह विशेषता होनी चाहिए कि विद्यार्थी को अपनी सफलता के संबंध में शीघ्र परिणाम मिल सके। उपचारात्मक प्रक्रिया के दौरान विद्यार्थियों को अधिक से अधिक सक्रिय रखा जाए। कार्यानुभव हमारे उपचारात्मक शिक्षण का एक अनिवार्य अंग होना चाहिए। उपचारात्मक शिक्षण का प्रत्येक पहलू बच्चों की आयु, रुचि, योग्यता एवं अनुभव के अनुरूप होना चाहिए। आपके विकास खंड में हाई स्कूल, हायर सेकेंडरी स्तर पर सालावार, विषयवार, कक्षावार विद्यार्थी विवरण एक्सेल शीट में संधारित करें। विषयवार शिक्षकों के प्रशिक्षण हेतु शिक्षकों की सूची एवं अन्य विवरण संकलित करके रखना। विभिन्न विषयों में विकासखंडवार विशेषज्ञ शिक्षकों की सूची बनाकर उन्हें प्रोफेशनल लर्निंग कम्युनिटी के रूप में कार्य करने के लिए जिम्मेदारी देना। विषयवार शिक्षकों के टेलीग्राम ग्रुप बनाकर उन्हें अपने विषय में सतत क्षमता विकास हेतु विषय विशेषज्ञों की ग्रुप को सक्रिय रखने की जिम्मेदारी दी जाए। विभिन्न कक्षाओं एवं विषयों के लिए तैयार पठन अभ्यास सामग्री को तत्काल स्कूलों में शिक्षकों एवं विद्यार्थियों को उपलब्ध कराया जाए। प्रत्येक शाला में विभिन्न महत्वपूर्ण विषयों में विशेष कोचिंग की व्यवस्था के लिए संकुल के भीतर ऐसे शिक्षकों का चयन जो शाला समय के अलावा अन्य समय में विशेष कोचिंग देने हेतु तैयार हो। शालावार विषयवार विशेष कोचिंग व्यवस्था हेतु मानव संसाधनों का विवरण हो। शाला में नियमित रूप से प्रयोगशाला, पुस्तकालय के नियमित उपयोग हेतु आवश्यक कार्रवाइयाँ की जाए। शाला अनुदान में से शिक्षकों को विभिन्न विषयों के अध्यापन हेतु सहायक सामग्री बनाए जाने हेतु आवश्यकतानुसार बजट भी उपलब्ध करवाया जाए। एनआईसी के सहयोग से उपचारात्मक शिक्षण से संबंधित कार्यों जैसे टेलीप्रैक्टिस, निकलर ऐप का सभी विद्यालयों में उपयोग हेतु समुचित व्यवस्थाओं को लागू करने की जिम्मेदारियों का आवंटन किया जाए। विद्यार्थियों के सामाजिक, भावनात्मक एवं मानसिक स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए उन्हें विभिन्न प्रकार की प्रतियोगिताओं जैसे निबंध, भाषण, लेखन, वाद विवाद, कला, हस्तलेख, नाटक एवं संगीत में शामिल करते हुए उन्हें अभिव्यक्ति का अवसर देने हेतु कक्षाओं में आवश्यक व्यवस्थाएं एवं जीवन कौशल विकास हेतु वितरित अभ्यास पुस्तिकाओं पर कार्य करवाया जाए। धन्यवाद। जय हिंद।